गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है एनिमल किंगडम, जिसके अंदर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फाइलम पोरीफेरा या पोरीफेरा संघ के जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोरीफेरा जो संघ है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पोर्स का मतलब ऑस्टिया, ऑस्टिया और फेरा का अर्थ होता है टू बियर। ऑस्टिया का मतलब छिद्र और टू बियर का मतलब होता है धारण करना, धारण करना या धारण किए हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संघ के अंदर उन जीवों को रखा गया है या वे जीव सम्मिलित किए गए हैं जिनका जो शरीर होता है वो छिद्रधारी होता है, छिद्रधारी या छिद्र युक्त होता है। और ये छिद्र युक्त होने के कारण ये स्पंज की भांति लगते हैं। अर्थात इन जीवों को हम सामान्य भाषा में स्पंज भी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पंज। यानी पोरीफेरा संघ के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनका शरीर है वो छिद्र युक्त होता है, ऑस्टिया पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इन्हें स्पंज भी कहते हैं। इस संघ का नाम जो पोरीफेरा है वो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने इस संघ को क्या कहा? पोरीफेरा कहा, या इन जंतुओं को पोरीफेरा के अंदर रखा। और इस संघ में लगभग 10,000 के करीब जातियां पाई जाती हैं। पोरीफेरा संघ में लगभग 10,000 जंतु जातियां पाई जाती हैं। तो मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि पोरीफेरा संघ अर्थात पोर का मतलब ऑस्टिया छिद्र और फेरा का मतलब धारण किए हुए, अर्थात छिद्रधारी प्राणी जो होते हैं जिनका शरीर है वो छोटे छोटे ऑस्टियों से ऑस्टिया पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इन्हें स्पंज भी कहते हैं। और रॉबर्ट ग्रांट ने इस संघ का नाम पोरीफेरा रखा और इसमें लगभग 10,000 जातियां पाई जाती है। अब आते हैं कि भाई इस संघ के जो इन संघ के अंदर जो जंतु आते हैं उन जंतुओं के अंदर ऐसे कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम इस संघ के जीवों को पोरीफेरा के अंदर रखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके मेन कैरेक्टर, मुख्य लक्षण क्या है जिसके आधार पर हम इन जीवों को पोरीफेरा संघ के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उनका आवास कैसा होता है या ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि अधिकांश जंतु जो होते हैं वे लवणीय जल में पाए जाते हैं। किस जल में पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, या मैराइन वाटर जो होता है, समुद्री पानी जो होता है उसमें पाए जाते हैं। परंतु कुछ जातियां इसकी जो होती हैं, कुछ जातियां है वो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाई जाती हैं और लवणीय जल में पाई जाती है। ध्यान रखना, लवणीय शब्द जहाँ पे भी आता है तो यानी लवण युक्त होता है। तो ये जो जल है वो समुद्रों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्रों के अंदर पाया जाता है। तो इन्हें हम समुद्री वाटर भी कह सकते हैं या लवणीय जल के अंदर भी पाए जाते हैं, कह सकते हैं मैराइन वाटर। लेकिन कुछ जातियां जो होती हैं वो अलवणीय जल के, यानी नदी है, झीलें है, तालाब है वगैरह, उनका जो जल होता है, मीठा जल जो होता है वो अलवणीय जल कहलाता है, यानी लवण युक्त नहीं होता है। तो कुछ जातियां अलवणीय भी होती हैं, फ्रेश वाटर भी होती हैं। उसके बाद में
अधिकांश जो जंतु होते हैं वे कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। इस संघ के जंतु है वो क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, स्वतंत्र जीवी नहीं होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, यानी किसी भी आधार से ये चिपके हुए होते हैं, जो एकल भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं या निवही के रूप में भी पाए जाते हैं। एकल का मतलब इस जो जीव है वो केवल एक ही जगह पर अकेला पाया जाता है, या बहुत सारे जीव है वो एक साथ समूहों के अंदर पाए जाते हैं, तो एकल या निवही रूप में पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो शारीरिक संगठन जो होता है, शरीर का जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संघ के जीवों में ऊतक या अंग नहीं पाए जाते हैं, ऊतक या अंग है वो अनुपस्थित होते हैं। यानी जैसे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर यही बढ़े थे कि भाई जंतु को किस किस आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है, तो शारीरिक संगठन में भी हमने पढ़ा था कि कोशिकीय स्तर के होते हैं या ऊतक स्तर के हैं या ऊतक तंत्र स्तर के हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो संघ के जंतु जो होते हैं वे कोशिकीय स्तर के होते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन शरीर का संगठन है वो ऊतक नहीं बन पाता है, ऊतकों का निर्माण इसमें नहीं होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इस संघ के जो जीव होते हैं ये द्विस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, यानी इनका जो शरीर है वो दो स्तरों से बना हुआ होता है, जिसमें जो बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर वो पिनेकोड्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा, पिनेकोड्रम। और जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर यह कोइनोड्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोइनोड्रम कहलाएगा। अर्थात ये जो होता है वो त्वचीय स्तर होता है। कौन सा, त्वचीय स्तर, जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसका नाम है पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि ये जो कोइनोड्रम होती है इसमें कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है, कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है, यानी पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो दोनों स्तर है, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर, इसके बीच में मिसेनकाइमा पाया जाता है। मिसेनकाइमा जिसको कहते हैं, मिसेनकाइमा पाया जाता है। यानी ये जो जीव होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं, या हम कहेंगे कि ये अगुह्य होते हैं, यानी इनमें गुहा का निर्माण नहीं होता है। इनकी जो गुहा पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। यानी बाह्य स्तर पिनेकोड्रम जिसमें पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कोइनोड्रम जिसमें कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच में जो पदार्थ भरा रहता है वो मिसेनकाइमा कहलाता है। और इस मिसेनकाइमा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको अमीबियोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। अमीबोसाइट्स या अमीबियोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं अमीबा की भांति अपना आकार बदलती रहती हैं, इनका आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे उदाहरण के अंदर हम ले सकते हैं आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं, आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं या क्रोमोसाइट्स कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। और ये जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं। क्या होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं, अर्थात पूर्णक्षम होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णक्षम होती हैं, जिसके कारण इन जीवों के अंदर हम कह सकते हैं कि जो पुनरुत्भवन की क्षमता है वो
पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब है कि भाई कोशिका जो है वो नष्ट होती है या पार्ट है वो नष्ट होता है तो उसका वापस आ जाना। जैसा हमारे शरीर के अंदर भी जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी त्वचा कटने के बाद में या घाव लगने के बाद में वापस जुड़ जाती है, या छिपकली का जो पूंछ होती है वो कटने के बाद में वापस आ जाती है। तो ये इस प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं जिसको पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये द्विस्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय, और इसमें बाह्य स्तर पिनेकोड्रम होता है, पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है, और आंतरिक स्तर जो होता है वो कोइनोड्रम कहलाता है जिसमें कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोनों स्तरों के मध्य मेसेनकाइमा कहलाता है, और जहां पर अमीबियोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन अमीबियोसाइट कोशिकाओं के अंदर आर्कियोसाइट्स है, क्रोमोसाइट्स है, वे कोशिकाएं पाई जाती हैं। आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो टोटिपोटेंट होती हैं, पूर्णक्षम कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद में ये जो जंतु होते हैं, ये जो छिद्र युक्त जीव होते हैं, इन छिद्रों को हम ओस्टिया कहते हैं। और इस संघ के अंदर एक और विशेषता है कि इसमें नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाल तंत्र पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं साइकोन का, तो ये इस प्रकार हम कहेंगे, ये इसका आधारी बेस है, आधारी भाग है, आधारी भाग, जहाँ से ये क्या होते हैं, किसी भी मतलब पत्थर या चट्टान वगैरह है उससे ये क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। या हमने कहा था कि भाई ये जंतु है वो क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र युक्त होते हैं, और कुछ छोटी छोटी इसमें कंटिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? कंटिकाएं भी पाई जाती है, कंटिकाएं। और ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम ओस्टिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ओस्टिया कहते हैं। अब ये जो ओस्टिया है वो क्या करते हैं, हम कहेंगे कि बाहर से जो जल है वो इन ओस्टिया के द्वारा इनके अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी जो ये ओस्टिया ऊपर होते हैं, इन ओस्टिया के द्वारा जल है वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि बीच में नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाल तंत्र पाया जाता है। और जो जल है वो ओस्टिया के द्वारा प्रवेश करता हुआ हम कहेंगे इस नाल तंत्र में आता है, और यहाँ से जल है वो इसके अग्र भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑस्कुलम कहते हैं। और इस ऑस्कुलम के द्वारा ये जल को क्या करते हैं, बाहर स्रावित कर देते हैं या जल को बाहर छोड़ देते हैं। तो शोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है वगैरह, ये इन्हीं नाल तंत्र के माध्यम से इसमें संपन्न होती है। और इसकी जो गुहा पाई जाती है इसको स्पंज गुहा कहते हैं, या स्पॉन्जिल कैविटी कहते हैं, स्पंज गुहा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इनके अंदर ओस्टिया पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसी कारण इसे छिद्रधारी जीव कहते हैं, या हम इसको पोरीफेरा संघ के अंदर रखते हैं, यानी पोर युक्त होते हैं, छिद्र युक्त जीव है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में हम कहेंगे इसमें जो विशेष प्रकार के तंत्रों का निर्माण नहीं होता है, यानी शोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र वगैरह ये ऐसे तंत्र नहीं पाए जाते हैं। और ये जो शोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है वगैरह, ये सारी प्रक्रिया है वो इसके नाल तंत्र के द्वारा संपन्न की जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये जो जंतु होते हैं, एक और लक्षण पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो सम्मिति के आधार पर है वो अधिकांश जंतु है वो अरीय सम्मिति वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अरीय सम्मिति वाले होते हैं। और कुछ जीव है वो असम्मित भी होते हैं। क्या होते हैं? असम्मित भी होते हैं। उसके बाद में हम कहेंगे कि इसके अंदर ये जो संवेदी अंग है या तंत्रिका वगैरह वो अनुपस्थित होती हैं, तंत्रिका वगैरह नहीं पाई जाती है। फिर आगे अपन आते हैं कि इसमें यदि हम जनन की बात करते हैं तो इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों के द्वारा इनमें जनन की प्रक्रिया होती है।
अलैंगिक जनन के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें जेम्यूल वगैरह जो विधियां होती हैं उनके द्वारा, मुकुलन है वगैरह, उनके द्वारा इसमें जनन है वो संपन्न होता है। फिर हम कहते हैं कि इसमें जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्तन का मतलब है, यानी हम कहेंगे कि जो भ्रूणीय अवस्था होता है, भ्रूणीय अवस्था होती है या भ्रूण होता है, भ्रूण से वयस्क का निर्माण, ये ध्यान रखना। कई सारे कैरेक्टर्स के अंदर हम कि भाई इसमें जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है या प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो भ्रूणीय परिवर्तन हमें पता है कि भाई जैसे पहले जाइगोट लैंगिक जनन की बात करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में हम कहेंगे उसमें मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला और बाद में भ्रूण बनता है। तो उसके बाद में हम कहेंगे जो जीव बनेगा, वयस्क बनेगा, वो भ्रूण से सीधा डायरेक्ट वयस्क बनता है तो परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी उनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। जबकि भ्रूण और वयस्क के बीच में यदि लार्वा अवस्था पाई जाती है तो ऐसा परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का कहलाता है, यानी जिनमें लार्वल अवस्था पाई जाती है, जैसे मेंढक की टेडपोल लार्वा अवस्था होती है। और उसके बाद आधार पर भी हम क्या कहते हैं कि भाई इसमें कायांतरण होता है कि नहीं होता है ना। तो लार्वा अवस्था होती है और लार्वा से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कायांतरण कहलाती है, जिसमें हम ये भी पढ़ते हैं प्रगामी कायांतरण है या अप्रगामी है। प्रगामी मतलब लार्वा कम विकसित होता है, वयस्क अधिक विकसित होता है, ठीक है। प्रतिगामी का मतलब लार्वा अधिक विकसित था, वयस्क कम विकसित हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि परिवर्तन का मतलब होता है भ्रूण से वयस्क का निर्माण, जो लार्वा अवस्था के माध्यम से होता है तो अप्रत्यक्ष प्रकार का। और हम कहेंगे कि लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है तो वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जिसमें हम कहेंगे इसके अंदर दो लार्वल अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। लार्वा अवस्था एक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। तो एक तो होती है एम्फीब्लाटुला लार्वा अवस्था और दूसरी होती है पेरेनकाइमुला, पेरेनकाइमुला। ये दो लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एम्फीब्लाटुला लार्वा किस संघ के जीवों में पाई जाती हैं, तो पोरीफेरा संघ के अंदर, या पेरेनकाइमुला जो लार्वा अवस्था होती है वो किस में पाई जाती है। ये जीव जो होते हैं ये उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। उभयलिंगी होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि स्त्री पूर्वता पाई जाती है। स्त्री पूर्वता का मतलब जो लैंगिक मतलब आधार पर अपन फीमेल और मेल की बात करते हैं, तो जो स्त्री जननांग जो है, या अपन कहेंगे जो फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी इनके जो लैंगिक जनन होता है उसमें पर निषेचन होता है, उभयलिंगी होता है, स्व निषेचन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। उत्सर्जन के आधार पर ये जो जंतु होते हैं वो अमोनोटेलिक जंतु होते हैं। क्या होते हैं? अमोनोटेलिक जंतु पाए जाते हैं, और यानी अमोनिया का ये उत्सर्जन करते हैं। फिर उदाहरण यदि हम पढ़ते हैं तो साइकोन है, यूप्लेकटेला है, यूप्लेकटेला, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये जो है वो इस संघ के जीवों के उदाहरण है। और एक ये जो है यूप्लेकटेला, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहते हैं। यूप्लेकटेला को वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जापान के अंदर जो नव विवाहित जोड़ा होता है उसको विवाह के समय उपहार दिया जाता है, क्योंकि ये इस जीव के अंदर श्रिम्प जो होता है यानी नर और मादा मृत्यु तक साथ में रहते हैं, दोनों साथ में मरते हैं, इसलिए मतलब ये इनका उपहार दिया जाता है ताकि जो नव विवाहित जोड़ा है वो ताउम्र साथ रहे।
तो यूप्लेकटेला को वीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है। धन्यवाद।